Hi guys, एक मिनट दीजिए. Let me start. Okay, just give me 1 minute. All right, so welcome you all. Right, let me share the screen and we'll start. I hope screen visible होगी. Right, someone can confirm. मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Good, thanks Arif. All right, so welcome you all once again in the Gwinnett Technology, and we are going to start brand new batch for the CCNP in core, right? So I can see कुछ लोग पुराने बैच से हैं, कुछ लोग नए हैं, and might be more people is going to join. So let's start. All right. Let me mute. Yeah. Okay. Thanks, Vikas, for muting yourself. So just wait 1 more minute. Let me see if others are joining. Just give me 1 more minute. All right. So I believe we are all set. So thanks guys for joining for today's session, and let's start our session, right? So let's start, because as I confirm, we are going to discuss about the CCNP in core. Whole course I'm going to cover in this module, right? So I'll brief about कि आप लोगों को CCNP in core में what all you need to cover. CCNP in core होता क्या है, NRC क्या होती है, CCNP का मॉड्यूल कैसे चेंज हो गया, राइट? तो वो सारी चीज डिस्कशन हम करेंगे, क्योंकि दिस इज अ डे 0 क्लास, राइट्स, एंड मोर अबाउट लाइक ब्रीफ ऑफ द कोर्स कंटेंट, कोर्स डिस्क्रिप्शन, फ्यूचर रोड पाथ एंड एवरीथिंग, राइट? सो आप लोग के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि आज के डेट में पीपल आर वेरी कंफ्यूज, राइट? कि क्या करूं, सीसीएनए मैंने कर लिया, अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एसडी बैन करना चाहिए, मुझे इनकोर करना चाहिए, मुझे एनआरसी करना चाहिए, या कुछ डेटा सेंटर का कोर्स करना चाहिए, सिक्योरिटी करना चाहिए, या कुछ और करना चाहिए, क्लाउड करना चाहिए, राइट? तो आज आप लोग की पूरी कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा. दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी. आई विल help you to choose the right path, right career track, to which is going to help you in the your entire professional life. So let's start. So first of all, अगर मैं जाता हूँ सिस्को की वेबसाइट पे, राइट? सो सिस्को वेबसाइट पे जाकर गूगल पे अगर सर्च करता हूँ, राइट, सिस्को सर्टिफिकेशंस, so what you will find, Cisco certifications में आप अगर जाते हो, so you will find lot of certifications. You will find lot of certification जहाँ पे आपको CCNA, CCNP, CCI, right? So entry level certification we have the CCNA, right? Not CCNA, एक entry level CCENT करके हमारा कोर्स होता है. Let me show you, कहीं होगा, right? So entry level कोर्स हमारा होता है, इसमें नहीं दिया है. सिस्को सर्टिफाइड टेक्नीशियन, सिस्को भी आप बोल सकते हैं, ज्यादा एंट्री लेवल, बट द एसोसिएट लेवल जो कोर्स हमारा होता है, जो आप लोगों को करना है, दैट इज गोइंग टू हैपन विद द CCNA, राइट? सो CCNA के बाद हमारे पास अब कोर्सेस आते हैं, दैट इज नोन एज अ स्पेशलिस्ट लेवल कोर्स, प्रोफेशनल लेवल कोर्स, राइट? So what is a specialist level course, what is a professional level course, and then finally we have a CCIE, जो हमारे पास एक तरह से बेसिकली आपका
कंप्लीट एक एक्सपर्ट बनते हो, जिसके कई तरह के सीसीआई के हमारे वर्जन्स होते हैं। सीसीआई आपका इंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको राउटिंग स्विचिंग बोलते हैं। पहले राउटिंग स्विचिंग बोलते थे, लेकिन अब इसका नाम हो गया सीसीआई इंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ सीसीआई, राइट, इंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी तरह से आपको सीसीआई डेटा सेंटर मिल जाएगा, इसी तरह से आपको सीसीआई सिक्योरिटी मिल जाएगा, इसी तरह सीसीआई कोलैबोरेशन मिल जाएगा, इसी सीसीआई वायरलेस मिल जाएगा। तो बहुत सारे आपके सीसीआई के कोर्सेज मिल जाएंगे। बट ट्रस्ट में, अगर आपको सीसीआई करना है, अगर आपको सीसीआई वायरलेस करना है या सीसीआई इंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, तो आपको इन दोनों ही केस में आपको एक सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है। आपको सीसीएनए करने की कोई जरूरत नहीं है। आज के डेट में आप सीसीएनए नहीं कर, मतलब आपकी प्री रिक्विजिट नहीं है कि सीसीएनए आप करो। यू कैन डायरेक्टली गो विद सीसीएनपी सर्टिफिकेशन। बट वो सीसीएनपी सर्टिफिकेशन क्या है? पहला सर्टिफिकेशन सीसीएनपी आपके पास जो है वो है सीसीएनपी इन कोर। तो आपको ये पहला सर्टिफिकेशन करना होगा, जो आप विदाउट सीसीएनए कर सकते हो। इसमें कोई इफ एंड बट की कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। जब तक आप ये सर्टिफिकेशन नहीं करते हो, तब तक आप सीसीआई सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल ही नहीं होते हो। आपको सीसीआई के सर्टिफिकेशन करना है इंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विवेलेंट टू राउटिंग एंड स्विचिंग। जो पहले हमारे पास था राउटिंग एंड स्विचिंग, उसी का इक्विवेलेंट है, बट इसमें कुछ चीजें ऐड हो गई हैं, जो बताता हूँ क्यों इसका इंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर नाम पड़ा, क्या क्या सिलेबस में चेंजेस हुआ, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, राइट। सो इफ यू वांट टू बिकम द सीसीआई वायरलेस, सीसीआई आपको इंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, तो यू हैव टू हैव क्लियर सीसीएनपी इन कोर्स। ये बड़ा ही क्रूशियल कोर्स है, ऐसा मतलब इसको हल्के में नहीं लेना आप लोग। कि अगर आप लोगों को लगता है कि मैं सीसीएनपी इन कोर्स से बच सकता हूं, सो इट इज नॉट पॉसिबल। आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको राउटिंग स्विचिंग डोमेन में, एसडीवैन डोमेन में रहना है तो, राइट। सो यू जस्ट हैव टू डू द सीसीएनपी इन कोर। तो अगर मैं सर्टिफिकेशन की बात करता हूँ फर्दर, तो हमारे पास देखो एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है, जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग सर्टिफिकेशन है। एसोसिएट लेवल पे हमारे पास है, प्रोफेशनल लेवल पे है, एक्सपर्ट लेवल पे है। तो देखो सीसीएनपी कोलैबोरेशन है, सीसीएनपी डेटा सेंटर्स है, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं, फिर आप आओगे सीसीएनपी इंटरप्राइज। इसी को हम बोलते हैं बेसिकली डेटा सेंटर, सॉरी इंटरप्राइज, इसी में इन कोर आपका बेसिकली इंक्लूडेड है। और जो सीसीएनए से पहले जो एंट्री लेवल कोर्स आता है, उसको बोलते हैं सीसीएसटी, सिस्को सर्टिफाइड सपोर्ट टेक्नीशियंस, इसी को हम बोलते हैं, राइट। तो इसके बाद आपका देखो यहाँ, अगर आप जब तक ये कोर्स नहीं करते हो, सीसीएनपी इंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है आपके पास, इनकोर बोलते हैं, तब तक आप ये दोनों सीसीआई के कोर्सेज के लिए एलिजिबल होते ही नहीं हो। तो अगर आपको सीसीआई के दो मॉड्यूल्स करने हैं, वायरलेस के और इंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी एक करना है, यू हैव टू क्लियर योर सीसीएनपी एग्जाम। सीसीएनपी का कौन सा पेपर? सीसीएनपी इन कोर। सो दिस इज द वेरी मैंडेटरी थिंग्स यू हैव टू डू। अगर आप इसको नहीं करते हो, तो मीन्स कि आप सीसीआई के लिए एलिजिबल नहीं हो, राइट। सो आई होप एक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि इनकोर की कितनी वैल्यू है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई इनकोर, सिस्को ने इनकोर क्यों बनाया, क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि इनकोर बनाया गया, राइट। और इनकोर के हमारे कोर्स कंटेंट्स क्या हैं, इनकोर के अंदर हमारे जो कोर्स कंटेंट है, मैं आपको एक एक करके डिस्कशन करने वाला हूँ, एंड देन बेनिफिट्स। सो देखो क्या होता था कि पहला जो हमारा एग्जाम था, पहले जो हमारे एग्जाम हुआ करते थे, उसमें किसी के पास कोई क्वेश्चन है क्या? एनीवन आस्किंग? तो जो पहले हमारे पास कोई भी कोर्स कंटेंट था, कुछ भी हम पहले बातें करते थे, तो उसमें क्या होता था, जब हम पहले बातें करते थे, तो उसमें हमारे पास सिंपली हमारे पास 3 सीसीएनपी के पेपर थे, राइट। अगर मैं सीसीएनपी की बात करूं यहाँ पे, तो सीसीएनपी के हमारे पास एक था, हमारे पास राउटिंग एंड स्विचिंग। मींस एक हमारे पास राउटिंग का पेपर था, एक स्विचिंग का पेपर था, जिसको राउटिंग स्विचिंग बोल सकते थे, जिसको दो मॉड्यूल आप मान लो। एक हमारे पास टी शूट था, यही था हमारे पास, मतलब टोटल 3 मॉड्यूल थे, इसमें राउटिंग एंड स्विचिंग दोनों आ गए थे। पहले सीसीएनपी का ये मॉड्यूल हुआ करता था, जो पहले पुराना था, 2020 से पहले था। बट आफ्टर 2020 के बाद हमारे पास सीसीएनपी का डेफिनेशन चेंज हो गया। अब सीसीएनपी में हमारे पास टी सूट का कोई पेपर होता नहीं है, इसको खत्म कर दिया। अब हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास बचता है सीसीएनपी की अगर बात करते हो, तो सीसीएनपी का बेसिकली हमारे पास जो मॉड्यूल बचता है, हमारे पास दो मॉड्यूल है। एक हमारे पास सीसीएनपी का इनकोर पेपर है, राइट, और सॉरी इनकोर है। दूसरा हमारे पास, एक हमारे पास है एनआरसी के पेपर है। तो अब इनकोर में क्या है, एनआरसी में क्या है? कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है कि इनकोर में क्या है, एनआरसी में क्या है। तो वो, अब मैं मोटा मोटी अगर बात करूं, तो एनआरसी के अंदर आपके, जब आप एनआरसी का कोर्स करते हो, तो इसमें आपको डीप राउटिंग पढ़नी पड़ती है। डीप राउटिंग का मतलब आपका क्या होता है कि आपके अंदर इसमें आपको ओएसपीएफ अच्छे से पढ़ाया जाएगा, आपको इसके अंदर बीजीपी अच्छे से पढ़ाया जाएगा,
आपके अंदर इसके अंदर EIGRP अच्छे से पढ़ाया जाएगा, राइट। इसके अंदर आपको DMVPN अच्छे से पढ़ाया जाएगा, जिसको आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और आपको MPLS का ओवरव्यू मिलेगा, मतलब थियोरेटिकल पार्ट, नॉट द प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरी पार्ट ही आपको इसमें मिलता है। इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं है एनआरसी के अंदर, ट्रस्ट में कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं इसमें ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड है, टी शूट से रिलेटेड है, जो आप जब तक वो ट्रबल शूटिंग नहीं कर पाओगे जब तक आप इनकोर नहीं करते हो, क्योंकि वो टॉपिक सारे इनकोर के पार्ट हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है, कोई भी अगर किसी को भी CCNP करना है आज के डेट में, तो यू जस्ट गो फॉर द CCNP इनकोर प्लस एनआरसी। आप जब ये दोनों मॉड्यूल एक साथ करते हो, इनकोर से स्टार्ट करते हो, एनआरसी करते हो, तो क्या होता है कि आपको कंप्लीट जो विजिबिलिटी होती है CCNP के, जिसके अंदर आपको हर एक टॉपिक को कवर करने को मिलता है मौका, कॉन्फ़िगरेशन करने को मौका मिलता है, और कुछ टॉपिक इसमें डिपेंडेंट है इस पे, कुछ टॉपिक इसका डिपेंडेंट है इस पे। तो आपको कंप्लीट राउटिंग स्विचिंग, और राउटिंग स्विचिंग के साथ साथ क्या है, जो हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज है, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं, मीन्स की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास ऑटोमेशन आता है, ठीक है, जिसमें आपको समझना पड़ेगा। इसके अंदर आपको वर्चुअलाइजेशन आता है, ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। जिसके अंदर आपका SDN के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे आपको पाइथन, जेसन, ऑटोमेशन के ही पाते हैं, वो सब भी कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर, आपको वायरलेस समझना पड़ेगा जो पहले कहीं नहीं था, वायरलेस कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। और इसके अलावा नेटवर्क आर्किटेक्चर, कि आपका नेटवर्क आज के डेट में उसका क्या नेटवर्क आर्किटेक्चर है, ये सब चीजें समझना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि आपको एक इनकोर ऐसा कोर्स में बोल सकता हूँ कि इट्स अ बाइबल ऑफ नेटवर्किंग। इट्स अ बाइबल ऑफ नेटवर्किंग। क्यों बाइबल ऑफ नेटवर्किंग? क्योंकि आप अगर इनकोर करते हो तो यू विल गेट ऑलमोस्ट एवरी टेक्नोलॉजी नॉलेज, ऑलमोस्ट एवरी टेक्नोलॉजी नॉलेज, जिसमें अंदर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की नॉलेज होती है, जिसको हम आर्किटेक्चर्स बोलते हैं। आज के डेट में वर्चुअलाइजेशन, हर किसी को आज बिना वर्चुअलाइजेशन के कुछ चलता ही नहीं आज की दुनिया में, क्योंकि आप बात करते हो क्लाउड, क्लाउड सारा वर्चुअल है। अगर आपको वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपके लिए बड़ा स्ट्रगल होगा कि क्लाउड में चीजें चलती कैसी हैं। तो वर्चुअलाइजेशन भी आपको इसमें सिखाया जाएगा। आर्किटेक्चर के अंदर भी आपको डीप डाइव की कैसे हमारा आर्किटेक्चर्स होता है, कैसे चलते हैं, 2 टायर 3 टायर कैसे चलता है, WLAN का आर्किटेक्चर कैसे होता है, SD1 का आर्किटेक्चर कैसे होता है, SDXS का आर्किटेक्चर कैसे होता है, QS का आर्किटेक्चर कैसे होता है, आपके फिब और रिब का आर्किटेक्चर कहता है, स्विचिंग कंपोनेंट कैसे होते हैं। तो इट्स ऑलमोस्ट आपका जो आर्किटेक्चर कहने के लिए बहुत थियोरेटिकल पार्ट है, इसमें आपको कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं करना फर्स्ट मॉड्यूल में। लेकिन एक ऐसा ये मॉड्यूल है जिसको आप अगर कंप्लीट करते हो तो आपको एक कंप्लीट होलिस्टिक नेटवर्किंग का जो एक व्यू होता है, यू विल गेट दैट ऑल व्यू, कि आपके नेटवर्क में क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। कुछ आपको प्रैक्टिकल भी, जैसे FHRP SSO जो है, ये सारी चीजें, HSRP VRRP GLVP, ये सब आपको मिलने को मिलेगा, आपको कन्फिग्रेशन करने को मिलेगा, ट्रबल शूट करने को मिलेगा। बट मोर आपको इसमें आपको समझना है, आपको ये समझना है कि लोकेशन सर्विसेज इन WLAN वायरलेस में क्या यूज होता है, आपके क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं, ऑन प्रेमिसेस आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं, इसके बीच में आपको डिफरेंसेस समझना है। पूरा कोर कॉन्सेप्ट आपको SD-WAN की, आपकी जो फंडामेंटल्स हैं कि SD-WAN कैसे काम करता है, इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, हर एक एलिमेंट का मतलब क्या होता है, आपको वो समझना है। आपको SD एक्सेस के बारे में समझना है, राइट। सो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अभी तक इससे पहले जो हमारा इन कोर्स से पहले सिलेबस था, इसके अंदर हम डिस्कस नहीं करते थे, बट नाउ वी आर डिस्कसिंग। तो हमें एक एक करके इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर आर्किटेक्चर के अंदर ऑलमोस्ट हमारा अच्छा टाइम जाएगा, क्योंकि हमें इसमें समझना है ऑल ऑल थ्योरी, कुछ प्रैक्टिकल्स हमारे पास हैं, जैसे HSRP VRRP GLBP के हम प्योर प्रैक्टिकल भी करेंगे साथ के साथ। फिर हमारी बात आती है कि जब आप वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि आज के डेट में वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअल मशीन का यूज करते हैं, वर्चुअल स्विच की यूज करते हैं, राइट। हाइपरवाइजर्स होते हैं, 1 टाइप 2 टाइप, इनका मतलब क्या होता है, कैसे चलते हैं हाइपरवाइजर, राइट। तो ये सब चीजें भी आपको समझना है, राइट। कोई आपको यहाँ प्रैक्टिकल नहीं करना है, बट यू शुड नो कि कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, चलती कैसे है चीजें, तो वो आपको समझना पड़ेगा। एंड समझकर अपनी जो वर्चुअलाइजेशन की जहां पर भी आपकी डिप्लॉयमेंट है, वो कॉन्सेप्ट को आप उसको यूज कर सकते हो। यूज करने के बाद यू कैन बेसिकली आप किसी को सजेस्ट कर सकते हो कि यहाँ पे कैसे चीजें चल रही हैं। क्योंकि आपको ऐसा भी हो सकता है कि बीइंग नेटवर्क इंजीनियर, कल के डेट में आप क्लाउड में मूव हो गए, आपको क्लाउड में स्विच में एक राउटर कनेक्ट करना है या सर्वर कनेक्ट करना है, तो आपको अगर वर्चुअल स्विचिंग का मतलब नहीं पता होगा, आपको ही नहीं पता होगा वर्चुअल स्विच के वर्चुअल पोर्ट कैसे निक के साथ मैप होते हैं,
तो आप कैसे करोगे? सो विल फील लाइक हेल्पलेस। तो आपको ये सब चीजें थोड़ी सी आइडिया मिल जाएगा, तो थोड़ा सा आप कोरिलेट कर लोगे, हाथ पर मारोगे एंड यू विल गेट द आंसर। सो आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। So this is about the virtualization. Now moving to next, the next part is like a VRF, VRF and GRE tunnel IP center. This is we are going to do in the labs. So we'll understand how to VRF is going to configure, not the MPLS VRF, because MPLS का तो कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, बट VRF का मतलब क्या होता है, क्या क्यों हम यूज करते हैं, कैसे एक राउटर को हमारी राउटिंग टेबल को सेपरेट करता है, राइट। सो वो कॉन्फ़िगरेशन करके मैं दिखाऊंगा आप लोग को, एंड यू अंडरस्टैंड कि इसका क्या सिग्निफिकेंस इंपैक्ट होता है जब आप वीआरएफ क्रिएट करते हो किसी भी राउटर पे ऊपर, तो कैसे राउटिंग को ये बाइफरकेट करता है और किस तरीके से एक लॉजिकल डोमेन दूसरे लॉजिकल डोमेन से बात नहीं कर पाता है इन टर्म ऑफ द राउटिंग, ठीक है। इफ यू मूव टू द नेक्स्ट, आपको जीआरई ओवर आईपीसेक टनल, ये आपको मैं जीआरई टनल बना के दिखाऊंगा, क्यों जीआरई टनल यूज करते हैं, कैसे आईपीसेक टनल इस पे बिल्ड होती है, क्यों जीआरई ओवर आईपीसेक यूज करते हैं, क्यों नहीं हम आईपीसेक यूज करते हैं, क्यों दोनों की जरूरत पड़ती है, राइट। आप कई बार इंटरव्यू देने जाते हो, पीपल विल आस्क कि भाई जीआरई के साथ आईपीसेक हम यूज ही क्यों करते हैं, हम आईपीसेक डायरेक्ट यूज कर सकते, जीआरई भी यूज कर सकते थे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेगा, एंड विद द कॉन्फ़िगरेशन, कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है, कैसे हम इसको आईपीसेक के पैरामीटर्स, स्काई की वर्जन 1 2 3, नॉट 3, आईपी फेज 1 फेज 2 एनआई की वर्जन 1 और 2 क्या क्या होते हैं, कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है, पूरा थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एक साथ आप लोगों को मिलेगा। फिर आपको कोर कॉन्सेप्ट, आपको आई थिंक नहीं पता होगा कि VXLAN कैसे काम करता है, लिस्प प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, SDXS के अंदर लिस्प प्रोटोकॉल ये कैसे काम करता है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर समझने को मिलेगी स्टेप बाय स्टेप, ये सारी चीजें। तो वर्चुअलाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपको VXLAN का कॉन्सेप्ट, लिस्प का कॉन्सेप्ट बहुत ही लेटेस्ट है, ट्रस्ट मी। और आज के VXLAN और लिस्प दोनों ही डेटा सेंटर टेक्नोलॉजी में यूज होती हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो अगर आपको कभी फ्यूचर में काम करने को मिलता है, तो आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो या उसको ग्रैप्स कर सकते हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो आपका इनकोर का सिलेबस है इट्स बाइबल। अभी आगे देखो क्या क्या और मिलता है आपको, तो 2 मॉड्यूल में बताया आपको क्या क्या मिला, जब आप तीसरे मॉड्यूल में जाते हो आप, सो इट्स मोर अबाउट द राउटिंग एंड स्विचिंग। सो इसमें राउटिंग तो कुछ खास है नहीं क्योंकि देखो इसमें कंपेयर द राउटिंग कॉन्सेप्ट्स। सो इसमें राउटिंग बहुत ही मतलब आपको बेसिक आइडिया सीखना है। तभी मैं बोलता हूँ कि मैं राउटिंग और स्विचिंग एक साथ पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये सारे मॉड्यूल में पूरा डीप में कवर कर देता हूँ एनआरसी के अंदर। तो देर इज नो पॉइंट कि डिस्कस आप यहाँ करो इसको, तो एनआरसी में सारा कुछ डिस्कशन हो जाता है राउटिंग के बाद। बट हाँ, स्विचिंग आपको यहाँ सीखना पड़ेगा कंप्लीट, कि भाई स्विचिंग के अंदर क्या क्या होती है, आपका ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, आपके वीलेंस क्या होते हैं, आपके एसटीपी क्या होता है, आपका आरएसटीपी क्या होता है, आपके एमएसटीपी क्या होता है, आपके वीटीपी क्या होता है, राइट। आपका एचएसआरपी बीआरआरपी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आगे भी दिखेगा आपको। तो कंप्लीट आपका ट्रंकिंग प्रोटोकॉल से लेके ईथर चैनल से लेके एसटीपी से लेकर आपका बीटीपी से, ये मैं पूरी कंप्लीट स्विचिंग कराऊंगा आपको, जिसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम, जिसमें आपको इसमें स्विचिंग में आप बिल्कुल इजीली आप ये बता सकते हो कि बीटीपी हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे हमारा क्लाइंट मोड, सर्वर मोड, हमारा जो ट्रांसपेरेंट मोड हो तो कैसे कॉन्फ़िगर होता है, ईथर चैनल में हमारा पीएजीपी और एलएसीपी कैसे कॉन्फ़िगर होता है, क्यों हम यूज करते हैं एलएसीपी, क्यों हम यूज करते हैं पीएजीपी, हमारा डायनेमिक क्या होते हैं ईथर चैनल, हमारे स्टैटिक क्या होते हैं, एसटीपी आरएसटीपी कैसे कॉन्फ़िगर होते हैं, एमएसटीपी कैसे कॉन्फ़िगर होता है, मैं ये भी कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा। तो आप लोग को स्विचिंग का एक अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा, जिसमें आप लोग आज इजीली बोल सकते हो कि हाँ मुझे स्विचिंग आती है, विल फील कंफर्टेबल। देखो मॉड्यूल छोटा है बट आई विल कवर एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि स्विचिंग मुझे लगता है कि अगर नहीं आप करते हो तो थोड़ा सा यू विल फील कि मतलब कि स्विचिंग में मेरा हाथ तंग है, तो आई विल हेल्प यू टू कंप्लीट द स्विचिंग। तो यहाँ स्विचिंग सीख लोगे एनआरसी में, यहाँ पे राउटिंग का आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा, बट डीप आप एनआरसी में कर लेते हो, तो आपको राउटिंग स्विचिंग तो ऐसे ही आपका हो गया। प्लस ये सारे आपके एड ऑन टॉपिक्स हैं, आर्किटेक्चर्स, वर्चुअलाइजेशन, जो पहले कभी आपने सुना भी नहीं होगा, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, आपके फिर यहाँ वायरलेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि वायरलेस की कैसे आपका आरएफ पावर, आरएसएस आई जो सिग्नल होते हैं उनका क्या होता है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या होता है, इंटरफेरेंस नॉइज क्या होता है, बैंड चैनल्स ये सब कैसे होते हैं, एपी मोड क्या होते हैं, एंटीना टाइप्स क्या होते हैं, राइट। आपका डिफरेंट डिफरेंट एपी का ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होता है, डिस्कवरी एल्गोरिथम क्या होता है, डब्ल्यूएलसी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, रोमिंग क्या होती है, लेयर 2 लेयर 3 रोमिंग से, ये सारे आप बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट आप वायरलेस के अंदर सीखोगे। तो कभी इन फ्यूचर आपको वायरलेस पे काम करने का मिलता है, आप इजिली वायरलेस पे काम कर सकते हो, एटलीस्ट आप इस लेवल के काम कर सकते हो कि L2
लेवल का या L1+ लेवल का काम वायरलेस पे इजिली कर सकते हैं। आपको ऐसे नहीं लगेगा यार पता नहीं ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सो यू कैन गेट इजिली व्यू कि हाउ वायरलेस इज वर्क एंड कैसे एपी WLC से बात करता है और इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होती है, वो सारी चीजें आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो वायरलेस का भी एक बड़ा ही इसमें अपना रोल है। तो राउटिंग, स्विचिंग प्लस वायरलेस, ये आपको तीनों इसमें एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो आईपी सर्विसेज, इसके अंदर आपको समझने को मिलता है एनटीपी। मैं कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा एनटीपी। आपको नेट पैड की पूरी डिटेल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। आपको एचएसआरपी वीआरआरपी जो मैं ऊपर बता रहा था, यहाँ पे पूरा कॉन्फ़िगरेशन करके विद जीएलबीपी आपको तीनों प्रोटोकॉल यहाँ मिलेंगे कॉन्फ़िगरेशन करके। इसमें है नहीं बट आई विल कवर इट, जीएलबीपी कैसे चलता है, उसका क्या मतलब होता है, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको मल्टीकास्ट के मुझे समझाना पड़ेगा कि मल्टीकास्ट के पीम क्या होते हैं, आईजीएमपी वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 का डिफरेंसेस क्या होता है, कैसे मल्टीकास्ट चलता है, इसमें आपका स्पार्स मोड क्या होता है, डेंस मोड क्या होता है, स्टार कॉमा जी, एस कॉमा जी, इन सब का मतलब क्या होता है। तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इसमें पूरी मल्टीकास्टिंग का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ताकि अगर सीसीआई की तैयारी करने जाओ वहां पे मल्टीकास्टिंग की लैब करनी पड़े आपको, तो एटलीस्ट आपका बेस तो क्लियर है कि मल्टीकास्ट का जो फंडामेंटल्स क्या होते हैं, स्टार कॉमा जी और एस कॉमा जी में कैसे ट्री बनती है, कैसे शेयर्ड और आपका शेयर्ड ट्री बनता है, कैसे आपका स्ट्रेट लाइक क्या उसको बोलते हैं शेयर्ड, और एक आपका वो स्ट्रेट ट्री बनता है उसको, तो वो कैसे ट्री बनती है इसके अंदर, तो वो सारी चीजें इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आईजीएमपी हम प्रोटोकॉल यूज क्यों करते हैं, वर्जन 1 और वर्जन 2 के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो ये सारी चीजें आप समझते, तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट देखो, ये 30% इसका वेटेज है। तो इसमें काफी टाइम हमारा जाने वाला है क्योंकि इसमें आपका राउटिंग का कॉन्सेप्ट भी है, स्विचिंग का कॉन्सेप्ट भी है, इसका वायरलेस का भी है, इसके अंदर आपका एनटीपी, मल्टीकास्ट, सब कुछ है। तो जब ये 3 मॉड्यूल कर लेते हो, तब आपकी चीजें अब आती हैं कुछ और, जो आपको राउटिंग स्विचिंग से रिलेटेड नहीं है, जो अलग चीजें होती हैं। अब क्या होती हैं, सो दोज आर लाइक आपको स्पैन कैसे कॉन्फ़िगर करना है, आर स्पैन कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ई आर स्पैन कैसे करना है, आईपीएसएलए कैसे करना है, राइट। आपका डीएनए सेंटर जो आप यूज करते हो डेटा सेंटर में, सिस्को एसडी एक्सेस में, वो सब कैसे यूज होते हैं, आपको रेस्ट कॉन्फ, नेट कॉन्फ कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कैसे ये आपको डिवाइसेस पे काम करती हैं। तो ये सब चीज समझना पड़ेगा आपको, ये डायग्नोस्टिक करना पड़ेगा कि एसएनएमपी की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, कैसे सिसलॉग होता है, कैसे काम करता है, कैसे ये डिबग करते हैं, कैसे ट्रेस रूट काम चलता है। तो ये सारे डिबग, कंडीशनल डिबग, ट्रेस राउट, पिंग, सिसलॉग, ये सारी चीजें आपको, सिसलॉग सर्वर कैसे रिमोटली कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे आपको लॉग भेजता है। तो कहने का मतलब कि नेटवर्क एश्योरेंस के आप जो डे टू डे आप डेली मॉनिटरिंग, ट्रबल शूटिंग करते हो, उनके बारे में यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसके बाद अब क्या आता है, जब यहाँ पे आप नेटवर्क एश्योरेंस सीख लेते हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को आइडिया रहे कि मतलब कि क्या क्या कोर्स कंटेंट में है। तो मतलब हमारा काम है कि पूरा कोर्स कंटेंट कवर करना। ऐसा तो है नहीं कि भाई हमने स्टार्ट किया और हम बीच में कुछ छोड़ेंगे, नहीं, जितना होगा हम कवर करेंगे। हम उस अगर कुछ हमारा अगर रहता है तो उसके पीछे लॉजिक क्या हो हम बताते हैं। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सिक्योरिटी के अंदर आप आते हो, तो इसके अंदर आपका फिर क्या आता है, सिक्योरिटी के अंदर आप लोग डिवाइस पे लाइन पासवर्ड कैसे कॉन्फ़िगर करते हो, लाइन और पासवर्ड, लाइन बीटीवाई क्या होता है, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, एक्सेस लिस्ट पूरा, एक्सटेंडेड एंड स्टैंडर्ड, ये दोनों चीजें आप लोग समझते हो डीप में पूरी लैब के साथ, ये कैसे कॉन्फ़िगर, तो कॉप पॉलिसी का मतलब क्या होता है, ये कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, रेस्ट एपीआई की सिक्योरिटी क्या होती है, इसके बारे में समझोगे। फिर आप कैसे डब्ल्यूएलसी पे आप ईप, वेब ऑथ और पीएस की ये ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी मेथड है, कैसे इनको कॉन्फ़िगर करते हो, ये सारी चीजें आप समझोगे। फिर आपको इसमें सिक्योरिटी के जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो आज के जमाने में बहुत मैंडेटरी है, दैट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि थ्रेट डिफेंस का मतलब क्या होता है, राइट। आपको एंड पॉइंट सिक्योरिटी क्या होती है, आपके नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट सेक का मतलब क्या होता है, मैक सेक का मतलब क्या होता है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या होता है, इसमें 802.1x एमएबी और वेब ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें भी आप पूरी थियोरेटिकली डीप में समझते हो कि मैं आई एम द सिक्योरिटी इंस्ट्रक्टर एज वेल। सो मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा कि ये सारी चीजें आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल पे हम डेली काम करते हैं। तो आप लोग को बिल्कुल रियल लाइफ से एग्जांपल देके थ्रेट डिफेंस के बारे में, एंड पॉइंट सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का मतलब क्या होता है, आपको पूरी फायरवॉल सीखनी नहीं है बट यू विल गेट द ओवरव्यू किन का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम इसके बारे में अपनी पॉलोल्टो या जो भी हमारी सैसी सॉल्यूशंस के बारे में जब बात करते हैं, प्रॉक्सी के, इस बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं। नया चीज आपको मिलेगा ट्रस्ट सेक और मैक सेक, इसका मतलब क्या होता है, और आपको ये मिलेगा कि मैप ऑथेंटिकेशन, वेब ऑथेंटिकेशन, 802.1x, इनका मतलब क्या होता है, कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि इसको हम क्यों यूज करते हैं सिस्को डिवाइसेस में।
तो आप लोग को यहाँ पे ये चीज समझ में मिल जाएगा, राइट। तो सिक्योरिटी इज लाइक समथिंग कि आपको पूरी डिटेल में आपको यहाँ पे लाइन वीटीवाई सीख जाओगे आप, आपको ट्रिपल ए के बारे में सीखने को मिलेगा, एसीएल के बारे में मिलेगा, और बाकी कुछ वायरलेस सिक्योरिटी और आपके जनरल सिक्योरिटी के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैं बोल सकता हूँ कि काफी क्रेजी ऑटोमेशन, राइट, जो सीसीएनए में भी है और सीसीएनपी इन कोर में भी है, बाकी सीसीआई में भी है। इट्स नॉट लाइक कि आपको नहीं, तो आपको बहुत ज्यादा डीप में आपको पाइथन की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, जेसन की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉलेज नहीं होनी चाहिए, जैसे यंग डेटा मॉडलिंग हुआ आपका, उसके नॉलेज नहीं होना चाहिए आपका। सेफ, पपेट, एनसीबल, ये सब, सॉल्ट स्टैक, ये सारे जो आपके और जो आपके टूल हैं या जो ऑटोमेशन एक मेथड है या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इनके बारे में आपको डीप नॉलेज नहीं होना चाहिए, बट आपको इनके बारे में इनकी समझ होनी चाहिए। आपको इतना समझ में होना चाहिए कि अगर आपको कोई कोड दे दिया जाए लिख कर एनसीबल में, तो आप उसको देखो तो आप कंपेयर कर सको कि ये कोड मेरा एनसीबल में है कि जेसन में है कि पाइथन में है कि सेफ में है कि पपेट में है। तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो ऑटोमेशन के अंदर कुछ चीजें हैं, जैसे मैं बिल्कुल लैब में करके दिखाऊंगा कि कैसे आपके पाइथन से राउटर से कनेक्टिविटी होती है, कैसे पाइथन आप राउटर पे चला सकते हो, पाइथन स्क्रिप्ट बनाकर आप कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट राउटर से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे मैंने पाइथन की स्क्रिप्ट मेरे डब्बे में पड़ी हुई है, तो अगर मुझे किसी राउटर से बात करना होगा, तो कैसे मैं इस पाइथन से अपने स्क्रिप्ट चलाऊंगा और जाके राउटर से बात कर लेगा। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे जैसे मैं आप लोग कुछ दिखा था, बट हमारे पास अभी कुछ है नहीं। जैसे यहाँ पे 3+4 लिखो तो देखो अपने आप ही पाइथन बता रहा है, कुछ भी आप नंबर डाल दो, इसको कैलकुलेटर की तरफ यूज कर सकते हो, कितना ही बड़ा नंबर डाल दो आप, कितना है बड़ा, ये अपने आप ही इसको माइनस प्लस, आप अगर 7 > 4 करोगे तो ये बोल देगा ट्रू है। अगर 7 देन लेस देन 8 करोगे तो ये भी ट्रू है। लेकिन अगर, एक मिनट, 5 <2, ये देखो ये फॉल्स हो गया। तो अगर अगर ये लिखते हो कि 5 2 से बड़ा छोटा है, तो ये गलत है। ये सारे कोई भी अगर कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो ये भी कर लो। तो जैसे मैं यहाँ 45.4.5 डाला, देखो 16, आप कुछ भी डिवाइड करना चाहो तो भी आपका हो जाएगा फ्रैक्शनल डेसिमल। तो ये सारी चीजें, पाइथन एक ऐसा टूल है, इसको आप कैलकुलेटर की तरफ यूज कर सकते हो और इसमें सारे कोड आप लिख सकते हो। तो मैं इस पाइथन के थ्रू कैसे राउटर से कम्युनिकेशन होता है, कैसे राउटर से हम अपने हिसाब से कोई कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं या कॉन्फ़िगरेशन को उसको हम वहां से निकाल सकते हैं, तो वो सारा चीज मैं यहाँ से दिखाऊंगा। फिर मैं आपको जेसन के बारे में बताऊंगा कि जेसन जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जो हमारी लैंग्वेज होती है, इसका मतलब क्या होता है, और कैसे जेसन में आपको कंपेयर करोगे, कैसे जेसन लैंग्वेजेस को आप समझ सकते हो, कैसे ये राउटर पे मशीन लैंग्वेज, कैसे राउटर जो होते हैं, स्विच जो होते हैं ना, सिर्फ जेसन लैंग्वेज को, ये मशीन लैंग्वेज है। तो मशीन लैंग्वेज को कैसे वो समझते हैं और कैसे हम ह्यूमन बींग हम अपनी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को समझते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास आता है रेस्ट एपीआई। तो कैसे आपका वी मैनेज हुआ या डीएनए सेंटर हुआ, वो कैसे, एक हमारे पास पोस्टमैन होता है, एक टूल है, दिस इज अ टूल, ठीक है, ये हमारे रेस्ट एपीआई के लिए होता है। तो पोस्टमैन के थ्रू कैसे हम अपने कंट्रोलर से बात करते हैं, और उनसे बात करने के बाद इस पोस्टमैन के थ्रू हम एपीआई कॉल के थ्रू, आप लोग एपीआई बारे में पता चलेगा एपीआई क्या होता है, कैसे एपीआई कॉल के थ्रू हम उन राउटर से, स्विचेस से या किसी और कंट्रोलर डिवाइसेस से हम कैसे अपने डिजायर आउटपुट को हम वहां से पुल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एपीआई पोस्टमैन टूल है जो मैंने आपके सामने खोल रखा है, दिस इज पोस्टमैन टूल। इसके अंदर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एचटीटीपी वर्ब्स होते हैं, जैसे गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, कॉपी, हेड, ऑप्शन। इसके बारे में हम समझेंगे जब ऑटोमेशन पढ़ेंगे, तो इनका मतलब क्या होता है और कैसे ये एपीआई कॉल जब हम यहाँ डालते हैं तो इसके अंदर हम कुछ की वगैरह डालते हैं, ऑथराइजेशन एंड ऑल, और हेडर में क्या हम चाहते हैं वो हम डालते हैं। तो जैसे ही हम इसको सेंड करेंगे तो अपने आप ही ये जाकर अपने राउटर से बात करेगा, और बात करने के बाद ये आपको आपको डिजायर रिजल्ट दे देगा। तो अभी ये शायद फेल हो जाए क्योंकि अभी हमारा क्रेडेंशियल सही नहीं है। जैसे मैं सेंड करूंगा तो ये अपने आप ही जाके बात करने की कोशिश करेगा, और रिक्वेस्ट आपको आएगा कि आपका रिक्वेस्ट आया या नहीं आया। तो ये टूल कैसे काम करता है, ये सब भी हम जब ऑटोमेशन पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे। दिस इज समथिंग, ये टूल मैंने अपने आप से नहीं, ये सब आपको बुक का पार्ट है। आप जब सीसीएनपी इनकोर के बुक
आप खोलते हो तो ये सब आपको वहां पे आपको मिलेगा। दिखाता हूँ आपको। जैसे सीसीएनपी इनकोर के जब हम बुक खोलते हैं, देखो सीसीआई सीसीएनपी इनकोर के ऑफिशियल सर्टिफिकेशन गाइड ही है। तो इसी को हम रेफर करेंगे थ्रू आउट द आवर सेशन, ठीक है। तो अगर आप जाते हो लास्ट में जाते हो तो एसडीएन टेक्नोलॉजी के अंदर जाओगे आप, तो ये सारे जो आपके पास ऑटोमेशन टूल के अंदर जाओगे आप, तो इसके अंदर आपको ईएम हो गया ऑटोमेशन, नहीं इसके अंदर नहीं होगा। हम्म, देखो इसके अंदर जब आओगे तो देखो जो मैं बता रहा था रेस्ट एपीआई, तो नीचे हम आएंगे तो देखो ये पोस्टमैन टूल यहाँ पे यूज हुआ है। सेम चीज बुक में भी लिखा हुआ है कैसे यूज करना है। तो अगर आपने पहले कभी यूज नहीं किया है तो आपको अब यूज करना सीख लेना चाहिए। तो सारा कुछ इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बुक में मिलेगा, कैसे हम पोस्टमैन टूल यूज करते हैं, कैसे एपीआई कॉल करते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। मैं यही सारी चीजें आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो इस बुक के अंदर है। तो मैं कुछ अलग से नहीं करने वाला हूँ कि टूल में कहीं से लाया बिल्कुल आपके लिए नया है। दीज आर द ऑल ऑफिशियल सर्टिफिकेशन गाइड और आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपका जो इन कोर का सिलेबस है, वट एवर द इन कोर सिलेबस वी आर गोइंग टू कवर, दिस इज समथिंग गोइंग टू गिव विद अ वेरी वाइड रेंज ऑफ द नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें समझ में आती है कि कैसे नेटवर्किंग काम करता है, कैसे हमारा कम्युनिकेशन होता है, कैसे हमारा आर्किटेक्चर चलता है, कैसे हमारा सारी हमारी टेक्नोलॉजी काम करती है। और इसके लिए बकायदा हमने पूरे डॉक्यूमेंटेशन, हर एक मॉड्यूल का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हमने हमारे पास है, कैसे कैसे हम कोर्सेज, कैसे कैसे मॉड्यूल्स को हम कवर करेंगे। तो एक एक चीज हम पूरा प्रैक्टिकली थियोरेटिकली पूरा हम एक एक चीज कवर करेंगे, जिसमें आप लोगों को पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो एक अच्छा रिपोजिटरी हमारे पास डेटाबेस है, हर हर टॉपिक का, हर हर डिजाइन का, हर आर्किटेक्चर का। तो पूरा हम डीप में समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, मैंने 30 मिनट से नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। आप लोग क्वेश्चन हो तो प्लीज आप लोग पूछिए, क्योंकि मैं ही बोले जा रहा हूँ। तो क्योंकि ये ओपन सेशन है, सो यू कैन गाइज आस्क एनी क्वेश्चन टू मी। किसी के दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहा है कि मतलब कि और किसी तरह का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। सो आई विल ट्राई टू हैव अ डिस्कशन ऑन दोज टॉपिक एज वेल। ये अभी तक क्लियर है तो भी बता सकते हैं आप लोग। सर ये सीसीएनए रिलेटेड कुछ नहीं है। अ, मेरे को एक स्टार्टअप कंपनी में जॉब आया था। इज इट गुड टू वर्क इन स्टार्टअप कंपनीज एज ए सीसीएनए? मैं सीसीएनए सीखा था। हम्म उसी मतलब उस नॉलेज बड़ा होता गया है एक स्टार्टअप कंपनी में वर्क करने के लिए। हम्म। सो देखिए, अगर आपको कितना साल का एक्सपीरियंस हो गया सर? मेरे को 4 साल सर। 4 साल का एक्सपीरियंस। आप पहले से कहीं से वर्किंग है, अ, मतलब पहले कहीं आप वर्किंग थे, या मतलब सीसीएनए आपने रिसेंटली किया एंड देन यू गेट द जॉब फ्रॉम द स्टार्टअप कंपनी? ये 4 साल का एक्सपीरियंस किस फील्ड में है? ओ 3 years in system administrator and 1.9 years in CCNA. ओके, सो आपको ऑलरेडी मतलब रेलिवेंट है नेटवर्किंग का ही, सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कंप्यूटर की नॉलेज आपको है, प्लस नेटवर्किंग का भी है। सर है सर। तो देखिए, आपका जो शुरू के जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, राइट, ट्रस्ट मी, जो हमारा मतलब किसी का एक्सपीरियंस 2 to 6 या 8 ईयर तक का है, राइट, 8 ईयर ज्यादा हो जाएगा आई थिंक। 2 to 6 इज अ गुड रेंज। यहाँ तक आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, राइट, या कोई एमएनसी हो, इट डजेंट मीन फॉर यू। आपको क्या चेक करना है कि आपको सैलरी हाइक वहां मिल रही है कि नहीं। सही तरीके से आपने ज्वाइन किया तो आपको सैलरी हाइक मिला कि नहीं मिला। हो सकता है कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं, दे ऑलवेज गिव द गुड हाइक, राइट, टू पीपल। तो आपको अगर सैलरी हाइक मिल रहा है, तो अगर आपके पास नॉलेज सीखने का कुछ वहां मिल रहा है, तो यू कैन ज्वाइन। बट अगर थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाता है तो आदमी का एक्चुअली क्या होता है, पैकेज, जो पैकेज होता है वो भी ज्यादा हो जाता है। तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आपके पास अगर अच्छी स्किल सेट है, अगर अच्छा पैकेज है, तो वाई यू शुड गो वर्क इन द स्टार्टअप कंपनी। आपके पास ऑलरेडी एमएनसी से कॉल आने लगेंगे और आप एमएनसी में जाकर अपनी करियर को एक्सप्लोर कर सकते हो, जहाँ पे आपको वाइडर रेंज मिलता है, जहाँ पे आपको वाइडर ऑडियंस मिलती है, वाइडर टेक्नोलॉजी मिलता है, आपका सर्कल बढ़ता है। तो वहां पे आपको ज्यादा ग्रो होने के चांसेस रहेंगे। तो अभी मेरे को हिसाब से लगता है कि अगर आपको 4+ एक्सपीरियंस है,
और आपका ऑलरेडी सीसीएनए में जस्ट 1.9 है, तो रेलिवेंट आपका सिर्फ 1.9 है। अगर आपको एक अच्छा स्टार्टअप में अगर आपको अच्छा पैकेज मिल रहा है तो आप जा सकते हो, अगर आपको इसका ऑफर नहीं है तो, क्योंकि आपको वहाँ पे कोर नेटवर्किंग में काम करने को मिलेगा, दैट्स अ गुड थिंग। बट अगर आपके पास सेकेंड ऑफर है किसी अच्छी एमएनसी का, तो यू कैन गो देयर एज वेल। सो इट्स योर चॉइस। मेरे हिसाब से कोई बिग मिस्टेक्स नहीं होगा कि अगर स्टार्टअप भी आप ज्वाइन करते हो तो। तो ओके मेरा सर। हम्म। मेरा माइंड में क्या चलता है, मतलब वो स्टार्टिंग से बेसिक से सीखने का मौका मिलेगा ना, इसलिए मैं वैसा सोच रहा था। स्टार्टअप में हमेशा कोई भी छोटी कंपनी होती है, आप उसको ज्वाइन करते हो तो आप ज्यादा सीखते हो। इट्स लाइक ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप छोटी कंपनी ज्वाइन करो अगर आपका बिगिनिंग ऑफ द करियर। मैंने भी अपने करियर स्टार्ट किया था तो बिल्कुल छोटी कंपनी से स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें अपने हाथों से किया। सो इट्स गिव लाइक लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी कि वहाँ पे आपको राउटर भी सीखने को मिल जाएगा, हो सकता है आपको फायरवॉल भी कॉन्फ़िगरेशन करने को मिल जाए, हो सके आपको सर्वर भी मिल जाए। तो बड़ी कंपनियों में क्या होता है कि आपको लिमिटेड, आपको आपका डोमेन लिमिटेड रहता है, बट छोटी कंपनियों में क्या होता है कि आईटी पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो एग्जैक्टली exactly, आपका विजन बिल्कुल क्लियर है कि फॉर गेट अ चांस इन दिस स्टार्टअप यू कैन गो एंड यू कैन वर्क, देयर इज नो प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन गाइज, आप लोग दिमाग में कुछ आ रहा है? क्योंकि हमें तो सिलेबस स्टार्ट ही करना, बट कुछ हम बात कर लेते हैं उससे पहले थोड़ा सा। ओके सो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई थिंक अभी किसी को क्वेश्चन नहीं है तो कोई बात नहीं। सो लेट्स मूव ऑन फर्दर। ओके, सो विल स्टार्ट विद द आर्किटेक्चर मॉड्यूल, राइट? सो मैं कुछ स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ आप लोग को आर्किटेक्चर में क्या है कैसे, तो आप लोग को थोड़ा समझ में आएगा। क्योंकि हमने इसका एक कोर कॉन्सेप्ट समझ लिया, ज्यादा हम आज लंबा सेशन नहीं लेंगे, क्योंकि आई नो कि डे जीरो है, तो विल ट्राई टू स्टार्ट वेरी स्लोली एंड लेटर हमको इसको कम से कम 2 से ढाई घंटे का सेशन करना पड़ेगा, ताकि आई थिंक हम इसको 4:30 से लेकर 7 तक हम इसको सेशन रखेंगे मिनिमम, कि 2.5 आवर मंडे, सॉरी सैटरडे एंड संडे। तो आप लोग को मतलब हमें काफी अच्छा टाइम मिला डिस्कशन करने के लिए, काफी अच्छा टाइम मिले, ताकि हम 2 दिन पढ़ना है तो एटलीस्ट हम 5 आवर इन अ वीक पढ़ते हैं, तो इट्स अ गुड टाइमिंग। एक स्टैंडर्ड टाइम है कि 5 घंटे तो हम पढ़ाई कर ही सकते हैं वीक के अंदर। तो फिर हम इस तरीके से अपने कोर्सेज को गोइंग फॉरवर्ड हम धीरे धीरे ले जाएंगे। बट अभी शुरू के 1 हफ्ते, जैसे आज हुआ और माइट भी कल, तो हम स्लोली जाएंगे, इसके बाद हम पूरा अपने फॉर्म में आ जाएंगे कि हम पूरी चीजों को डिटेल में डिस्कशन एंड ऑल। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया देता हूँ कि जब आर्किटेक्चर में स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर है क्या। ठीक है, सो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी आर्किटेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसका एक अच्छा वेटेज है, तो यू जस्ट हैव टू स्टार्ट कि भाई आपको इसके जो नेटवर्किंग डिजाइन्स होते हैं, सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके टीयर 2 डिजाइन्स क्या होते हैं, टीयर 3 डिजाइन्स क्या होते हैं, फैब्रिक कैपेसिटी प्लानिंग क्या होती है। ये सब चीजें आपको पता होने चाहिए। तो अगर आप एक नेटवर्क इंजीनियर हो, आपको यही नहीं पता है कि डिजाइनिंग का हायरार्की क्या होता है, तो आपके देखो कंपनी में क्या क्या होता है कि जब भी आप कंपनी में जाते हो तो आपकी कंपनी में 2-3 तरह के इंजीनियर्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक मान के चलो कि एक इंजीनियर होता है जिसको हम बोलते हैं नॉक इंजीनियर। ठीक है, तो आपका एक नॉक इंजीनियर हो गया, जिसका काम क्या होता है, इसमें आपका कई सारे इंजीनियर्स होते हैं, इसमें L1 होते हैं, ठीक है, इसमें L2 होते हैं, इसमें आपके L3 होते हैं। इनका मेजर काम होता है कि आपकी लाइव ट्रबल शूटिंग करना, मीन्स लाइव नेटवर्क इशू ट्रबल शूटिंग, इनका ये काम होता है। फिर आपका इसके बाद जो आते हैं, 2 तरह के इंजीनियर होते हैं, एक आपके पास एक इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर होते हैं, और एक हमारे पास डिजाइन इंजीनियर होते हैं, एक हमारे पास आर्किटेक्ट इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट होते हैं, ठीक है, नेटवर्क आर्किटेक्ट बेसिकली इसको हम बोले ज्यादा सही रहेगा। ओहो नेटवर्क आर्किटेक्ट होते हैं, नेटवर्क हमारे पास कंसल्टेंट होते हैं। 30 टाइप के रोल्स हमारे पास होते हैं, अलग अलग रोल्स होते हैं, राइट? सो देखो, आप जनरली ज्यादा जॉब्स जो होती हैं वो हमारे पास यहाँ पे होती हैं, नॉक में होती हैं। इसमें आपको ज्यादा, आपको L1 की जरूरत होती है, L2 की जरूरत होती है, L3 की जरूरत होती है, क्योंकि सॉरी,
दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द ऑपरेशंस, कि आपका डे टू डे ऑपरेशन को मैनेज करना हमेशा इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जिसपे लाइव ट्रबल शूटिंग करते हैं। बट एक इम्प्लीमेंटेशन टीम भी होती है, डिजाइन टीम भी होती है, हमारे पास नेटवर्क आर्किटेक्ट टीम, कंसल्टेंट टीम भी होती है। इनका काम बेसिकली क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर जो होता है, इनका काम ये होता है कि आपको नए डिवाइसेस पे या पुराने डिवाइसेस पे जो रनिंग है या कुछ नया आ रहा है उस पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना, राइट। सो कॉन्फ़िगरेशन का चेंज करना मतलब कॉन्फ़िग इंप्लीमेंट करना, तो उनका ये काम है। डिजाइन इंजीनियर क्या काम होता है कि नेटवर्क को डिजाइन करना। तो डिजाइन इंजीनियर और आर्किटेक्ट इंजीनियर सिमिलर, अलग अलग कंपनी में अलग अलग रोल्स होते हैं, बट दे आर गोइंग टू डू द सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स। कि आपका कि कंपनी में नेटवर्क कैसा डिजाइन होगा। जैसे अगर आपको ये बोला जाए कि मेरे को एक घर बनाना है, तो आप क्या करोगे पहले? आप आप एक जाओगे आर्किटेक्ट के पास कि बोलोगे भाई मेरे को ना, मेरा लैंड एरिया इतना है, तुम एक ना अच्छा सा ड्राइंग बना के दे दो कि इस लैंड एरिया में कितना अच्छा मेरा घर बन सकता है, राइट। तो एक आर्किटेक्ट आपको एक बढ़िया सा डिजाइन बना के देगा, और उस बढ़िया से डिजाइन बनाने के बाद यू कैन गो एंड टॉक टू जो उसके मतलब क्या बोलते हैं, जो इसके इंजीनियर्स होते हैं या जो उसके मिस्त्री होते हैं, आप उनसे बात करोगे एंड दे आर गोइंग टू बिल्ड योर होम एज पर डिजाइन, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं। तो वो वहां से ऐसे आपका घर बनता है। इसी तरीके से मान के चलो आपकी कंपनी है, तो उस कंपनी को मान के चलो कि 5 फ्लोर की कंपनी, 5 फ्लोर सेटिंग कंपनी है, राइट। बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, उनको वायरलेस कनेक्टिविटी चाहिए, उनको लैन कनेक्टिविटी चाहिए, उनको सर्वर एक्सेस करना है, उनको इंटरनेट एक्सेस करना है। तो अब आपके पास कंपनी ओनर आएगा एंड ही विल से कि बॉस मेरे को अपनी कंपनी के लिए नेटवर्क डिजाइन करना है। तो वो डिजाइनर आपके साइट पे जाएगा और वो आपकी रिक्वायरमेंट समझेगा कि आप क्या करवाना चाहते हो, राइट। फिर उस हिसाब से, एक सेकंड में दीजिएगा। सो फिर आपके कंसल्टेंट जो है वो आपको बताएगा कि हाउ योर नेटवर्क कैन बी डिजाइन। सो वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन, डिजाइन डॉक्यूमेंट जो होता है आपका, सो डिजाइन डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपको बनाएगा, जिसके अंदर आपका एलएलडी होगा और एक एचएलडी होगा, हाई लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइन। इस डिजाइन के अंदर वो बताएगा कि कौन से मॉडल का राउटर लगेगा, कौन से मॉडल का स्विच लगेगा, कितने स्विच लगेंगे, कितने राउटर लगेंगे, कितने एमबीपीएस के आपके सर्किट लगेगी, राइट। कितने पोर्ट चाहिए आपको, कितने आपको डब्ल्यूएलसी चाहिए, कितने आपको एपी चाहिए। वो पूरा एक डिजाइन बना के देगा। उस डिजाइन बनाने के बाद फिर आपका इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर आपको जाकर उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो नेटवर्क कंसल्टेंट, डिजाइन इंजीनियर, नेटवर्क आर्किटेक्ट, ये ऑल सिमिलर रोल हैं, जिसको हम L4 रोल बोलते हैं, ठीक है। जो अलग अलग कंपनी में अलग अलग हाई पेड जॉब है, इन सारे जो इंजीनियर्स होते हैं दे ऑल 30+ जॉब्स या 25+ मिनिमम आपका होता ही होता है। अगर अच्छा डिजाइनर हो, नेटवर्क आर्किटेक्ट हो, नेटवर्क कंसल्टेंट हो, तो इतना पैकेज तो आपका होना ही चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको डिजाइन करके बनाकर आपको देते हैं। देन आपका जो इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर होते हैं, या कई बार ऐसा होता है डिजाइन इंजीनियर खुद भी टेक्निकल होते हैं, दे कैन डिजाइन। ऐसा नहीं होता है कि वो हमेशा आपको दूसरे डिपेंडेंट होते हैं, तो वो खुद बनाएंगे भी, खुद डिप्लॉय भी कर देंगे। तो जो डिजाइन बनती है, तो उस डिजाइन में हमारे पास टेक्निकली टीयर 2 टीयर 3 फैब्रिक कैपेसिटी प्लानिंग, यही सब आपको सीखना पड़ता है। सो लेट मी जस्ट गो ऑन द बुक एंड सी कि इनका मतलब थोड़ा बहुत क्या होता है। तो मैं अगर जाता हूँ यहाँ आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है। सो इस नेटवर्क आर्किटेक्चर जो चैप्टर 22 का पार्ट है, इंटरप्राइज नेटवर्क आर्किटेक्चर, इसके अंदर आपको समझना पड़ेगा कि हायरार्किकल लैंड डिजाइन मॉडल क्या होता है। हायरार्किकल लैंड डिजाइन मॉडल क्या होता है? दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वैन मॉडल्स। तो जहां पे आपको टीयर 2 टीयर 3 डिजाइन की बात आ रही है, सब लैंड की बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ बात कर रहे हैं कि हायरार्किकल लैंड डिजाइन मॉडल क्या होता है, और आपके इंटरप्राइज नेटवर्क आर्किटेक्चर ऑप्शनल क्या होते हैं, इनके मतलब क्या होते हैं, राइट। सो कुछ कुछ आपके यहाँ पे, सॉरी ना, कुछ आई थिंक मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो पता नहीं क्या हो गया अभी कल से। तो जब आपको बात करते हैं हायरार्किकल लैंड डिजाइन के बारे में, तो लैन की अगर बात करते हैं, तो कभी भी आप लैन के बारे में बात करते हो तो आपको दिमाग में हमेशा आपको आता है कि लैन का मतलब कि वी आर टॉकिंग अबाउट द स्विचिंग इन्वायरमेंट, जहाँ पे स्विच लगे होते हैं। तो ये स्विच की डिप्लॉयमेंट होती है ना, ये 3 लेयर पे होती है। पहला जो लेयर होता है उसको आप बोलो कोर लेयर, ठीक है। दूसरा जो लेयर होता है आप इसको बोलो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। तीसरा जो लेयर होता है उसको बोलो आप एक्सेस लेयर।
तो जितने भी कंपनी होती हैं उन सब के अंदर ये 3 लेयर आपको देखने को मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि 3 लेयर ना मिले, किसी छोटी कंपनी है तो आपको कोई एक लेयर ही मिले या 2 लेयर मिले, बट द गुड गुड प्रैक्टिस इज कि आपको कभी भी किसी भी कंपनी के लिए अगर आपको टीयर 2 या टीयर 3 की बात करते हो, तो टीयर 2 की जब भी बात करते हो तो उसमें आपको मिनिमम मिनिमम क्या, उसमें 2 लेयर इज रिकमेंडेड, मिनिमम ये 2 लेयर आपको रखना ही पड़ेगा। लेकिन आप टीयर 3 की बात करते हैं तो आपको इसमें 3 लेयर आपको रखना पड़ेगा। तो इसी के बारे में पूरा लैन हायरार्की डिजाइन के बारे में बात किया जाता है। तो देखो आपका एक्सेस लेयर क्या होता है, एक्सेस लेयर वो डिवाइस होता है जहां पे आप एंड पॉइंट्स को डायरेक्टली कनेक्ट करते हो। तो देखो एंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंड पॉइंट। तो जितनी भी आपको एंड पॉइंट होती है, क्या एंड पॉइंट हो जाता है कि जैसे आपका लैपटॉप हुआ, राइट, आपका पीसी हुआ, आपका प्रिंटर हुआ, आपके क्या हुआ, सर्वर हुए, ये सब एंड पॉइंट्स हैं। आपके क्या हुआ, आपका एक्सेस पॉइंट्स हुआ, आपका क्या हुआ, आपका सीसीटीवी कैमरा हुआ, आपका क्या हुआ, आपका बेसिकली आईओटी डिवाइसेस हो गए। तो बहुत सारे एक्सेट्रा यहाँ पे एंड पॉइंट डिवाइसेस हैं। जितनी भी एंड पॉइंट डिवाइसेस होते हैं जहां पे यूजर इंटरेक्ट करता है, उन सबको हम एक्सेस लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जितनी भी एंड पॉइंट हमारे पास हो गए जहां पे यूजर इंटरेक्ट करता है, दैट ऑल नोन एज एक्सेस लेयर। तो दिस इज द एक्सेस लेयर। इसी तरीके से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन लेयर क्या होता है कि हमारे पास कोर लेयर होता है, जो आगे चलकर भी दिखाता हूं मैं आपको एक एक करके। हमारे पास कोर लेयर हो गया, एक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लेयर हो गया, डीएल जिसको बोलते हैं, और तीसरा हमारे पास एक्सेस लेयर हो गया। तो आपको एक्सेस लेयर पे आपको समझ में आ गया कि आपके एक्सेस लेयर पे तो सारे एंड पॉइंट कनेक्ट होती है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन को और एक्सेस को कनेक्ट करने की बात आती है, सॉरी, कोर को और आपको एक्सेस को कनेक्ट करने की बात आती है, तो वहां पे हमेशा आपको डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की जरूरत पड़ती है। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर इज द मीडिएटर और एग्रीगेशन पॉइंट हु कनेक्ट द एक्सेस लेयर एंड ऑल्सो कनेक्ट द कोर लेयर। दो लेयर को कनेक्ट करने के लिए आपको हमेशा आपको डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो कोर लेयर होता है, दिस इज द कोर, यहां से आपका बेसिकली लार्ज इन्वायरमेंट, मतलब कि आपको वैन कनेक्टिविटी एक्सटेंड करना होता है, मल्टीपल ब्रांचेस करना होता है। मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो देखो आपको यहाँ पे अभी समझ में आ जाएगा। तो जब मैं कोर, देखो यहाँ पे 3 लेयर होती है आपका, कोर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस लेयर। तो एक्सेस लेयर पे क्या हो गया कि आपका डिफरेंट डिफरेंट आपके जो भी स्विचेज होते हैं उस पे एंड पॉइंट्स कनेक्ट करते हो। इन स्विचेज को अगर आपको रिडंडेंसी देना है, आपको इनको कोर से कनेक्ट करना है, तो डायरेक्ट नहीं कनेक्ट कर सकते। यू कैन यूज द डिस्ट्रीब्यूशन लेयर्स जहां पे इनकी कनेक्टिविटी होती है। और इस पे कई बार हम सर्वर्स भी कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे काफी रिलायबल और हाई कैपेसिटी के स्विचेज होते हैं। तो इन पे हम सर्वर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं, और हम एक्सेस लेयर पे सिर्फ स्विचेज कनेक्ट, यूजर्स कनेक्ट करते हैं। तो ये कोर लेयर की एक हायर के डिजाइन हो गई। लेकिन जब थोड़ा नीचे आप जाओगे तो देखो कुछ इस तरीके से आपका, तो एक तो हो गया आपका 2 टायर आर्किटेक्चर, इसको हम बोलते हैं हमेशा 2 टायर आर्किटेक्चर, और इसको हम बोलते हैं हमेशा 3 टायर आर्किटेक्चर। सो 2 टायर आर्किटेक्चर और 3 टायर आर्किटेक्चर का डिफरेंस क्या होता है कि 2 टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि आपका कोर और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर दे ऑल आर गोइंग टू बी सेम। आपका कोर और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर दे ऑल आर गोइंग टू बी सेम, मीन्स कि आपका जो कोर होगा वही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वही कोर होगा। तो मतलब हमारा एक लेयर दो, मतलब कोर और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा, और इसके नीचे सिर्फ हम एक्सेस लेयर लगा देंगे। तो जब ऐसे डिजाइन हम करते हैं ये किस केस में करते हैं, जब हम बात करते हैं स्मॉल ऑफिस, मीडियम रेंज ऑफिस, तो हम ऐसे डिजाइन के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा क्या होता है कि इसको हम 2 टायर आर्किटेक्चर बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसी को 3 टायर आर्किटेक्चर बात करेंगे तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा, और कोर अलग होगा, और हमारा एक्सेस अलग होगा। तो ये हमारा 3 टायर आर्किटेक्चर हो जाता है। अब थोड़ा सा और नीचे आप आओगे तो देखोगे इसका कि एक्सेस लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। जो मैंने बताया कि एक्सेस लेयर की जब हम बात करते हैं तो इस पे हमारे जितने भी एंड पॉइंट डिवाइसेस होती हैं, जैसे पर्सनल टेलीफोन्स हो गए आपके, आपका हब हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, आपके वायरलेस सिस्टम्स हो गए, आईओटी डिवाइसेस हो गए, प्रिंटर हो गए, सारे आपके एक्सेस लेयर पे कनेक्ट होते हैं। फिर आप नीचे थोड़ा आते हो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे एक्चुअली एंड डिवाइसेस नहीं कनेक्ट होते हैं, लेकिन दे जस्ट रिस्पॉन्सिबल टू मेक द इंटरकनेक्शन बिटवीन द कोर एंड द एक्सेस लेयर। ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर आपको हो जाता है। और कोर लेयर पे जब आते हो आप, देखो, तो जब आप कोर लेयर पे आते हो, सो कोर लेयर आपके लिए एक ऐसा लेयर है कि जो मल्टीपल आपके बिल्डिंग से कनेक्ट कर सकता है, राइट।
मल्टीपल बिल्डिंग से आपका मल्टीपल, अगर सेम सिटी में ऑफिसेस है, मेट्रो इथरनेट से सेम ऑफिसेस को कनेक्ट कर सकते हो कोर लेयर से, और आपकी वैन कनेक्शन भी आपका वहां पे यूज हो सकती है। देखो तो यहाँ पे क्या है, कोर लेयर ये रहा, देखो तो इस कोर लेयर से आपके वैन एज के राउटर्स भी कनेक्ट हो सकते हैं, आपके डेटा सेंटर के सर्वर्स भी कनेक्ट हो सकते हैं, इंटरनेट की आईएसपी की फायरवॉल के थ्रू कनेक्टिविटी कर सकते हो। अगर कोई दूसरी नेटवर्क सर्विसेज हैं जैसे WLC, ISU, CM, टेली प्रेजेंस मैनेजर, तो वो उन सबको कनेक्ट कर सकते हो, और उसके नीचे आपका डिस्ट्रीब्यूशन या ये मिलेगा, देखो ऐसे इस तरीके से। तो कोर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस लेयर। सो कोर लेयर का बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ कि आप इससे हर तरह का वैन कनेक्टिविटी ले सकते हो, डेटा सेंटर, इंटर ऑफिस कनेक्टिविटी ले सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें आपको कोर लेयर में होती है। एक और लेयर जिसको हम बोलते हैं कोलैप्स कोर लेयर बोलते हैं, एक नाम होता है, देखो ये 3 टायर आर्किटेक्चर है, देखो 3 टायर डिजाइन इसको बोलते हैं, जिसमें इस तरीके का डिजाइन आपको मिलता है कि कोर के ऊपर आपका पूरा वैन, आपके डेटा सेंटर्स, इंटरनेट, एज, नेटवर्क सर्विसेज, और आपके नीचे एक्सेस लेयर थोड़ा है लगे हुए हैं, तो ये सारे आपके कोर लेयर में यूज हो, मतलब आपको 3 टायर आर्किटेक्चर में यूज हो जाता है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं कि हमारा एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं कोलैप्स कोर लेयर, तो कोलैप्स कोर लेयर का मतलब होता है, जैसे आपसे कई बार पूछ दिया जाए इंटरव्यू में कि 2 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, 3 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, कोलैप्स कोर आर्किटेक्चर क्या होता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोलैप्स कोर का मतलब यही होता है, देखो यहाँ पे लिखा होगा, कोलैप्स कोर का 2 टायर डिजाइन जो मॉडल होता है उसी को हम कोलैप्स कोर बोलते हैं। तो आपको कोई कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है, 2 टायर डिजाइन इज नोन एज द कोलैप्स कोर, राइट। सो कोलैप्स कोर का मतलब हो गया 2 टायर, कि मतलब उसमें आपका कोर और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर सेम ही लेयर पे काम करते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कोलैप्स्ड कोर लेयर, राइट। और या 2 टायर लेयर। तो आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, आप लोग को इजीली बताना है कि आपका कोर लेयर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर क्या होता है, और इसका मतलब क्या होता है। कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में कि तीनों लेयर में क्या डिफरेंसेस होते हैं, टायर 2 क्या होता है, टायर 3 क्या होता है, और कोलैप्स कोर क्या होता है, आप लोग बताइए, कोई क्वेश्चन है तो, या सबको क्लियर है? बताते रहिएगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप चीजों को क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट, कि आपका किस तरीके से आपका Tier 2, किस तरीके से आपका Tier 3, या किस तरीके से कोलैप्स स्कोर का डेफिनेशन आपको यहाँ पे समझने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको बेसिकली आपको ये चीजें समझने को मिलती है जो आपको आर्किटेक्चर में है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट यू शुड नो द डिफरेंस। अब इसी तरह से बात आता है, दूसरा टॉपिक यहाँ आता है फैब्रिक कैपेसिटी प्लानिंग। अब फैब्रिक कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब क्या होता है? अब जब फैब्रिक कैपेसिटी प्लानिंग की बात जब करते हैं आप, तो मान के चलो कि आपको ऑफिस दे दिया गया, न्यू ऑफिस है। अब इसमें मैं बोलता हूँ कि थाउजेंड्स यूजर बैठेंगे मेरे ऑफिस के अंदर। अब मुझे आप बताओ कि इसमें कितने स्विच लगे हैं, राइट, कितने राउटर चाहिए, कितने इसमें फायरवॉल चाहिए, कितने एमबीपीएस की सर्किट चाहिए मेरे को, राइट, और एक्सेट्रा जो भी आपको नेटवर्किंग के हिसाब से आपको डिसाइड करना है, बताना है। तो फैब्रिक कैपेसिटी प्लानिंग में जो डिजाइनर और आर्किटेक्ट होता है, दे आर गोइंग टू एनालाइज यू कि आप किस टाइप के एप्लीकेशन को एक्सेस करने जा रहे हो। आपको मैं बोला कि मेरे लिए नेटवर्क डिजाइन कर दो, तब ऐसी हवा में थोड़ी कर दो, आपके पास कुछ बेस बेस तो होना चाहिए ना, कुछ बेंचमार्क तो होना चाहिए ना, कि बॉस आप चाहते हो क्या करवाने, पहले तो समझो पहले कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आप एप्लीकेशन यूज करना चाहते हो, आपके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होस्टेड है, डेटा सेंटर में होस्टेड है, आपको क्लाउड में होस्टेड है, आपका पर यूजर, एक यूजर अगर एप्लीकेशन यूज करता है तो कितनी एमबीपीएस बैंडविड्थ वो कंज्यूम कर सकता है, उस हिसाब से आप बैंडविड्थ कैपेसिटी प्लानिंग कर सकते हो। तो आपको ना पूरी क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा, जो बिजनेस ओनर है उससे आपको पूरी क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। जब समझ जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि अगर अच्छा ठीक है 1000 यूजर है तो स्विच कौन सा लगेगा। अब इस स्विच में भी किस टाइप के स्विच चाहिए, एक तरह के आपका नॉन पीओई स्विच आते हैं। अब पीओई का मतलब एक आपका पीओई स्विच आता है, सो पावर ओवर इथरनेट, एक नॉन पावर ओवर इथरनेट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पावर ओवर इथरनेट स्विच की जरूरत है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा कि आपके पास कितने फोन्स हैं, कितने आपके पास सीसीटीवी हैं, कितने आपके पास एपीज हैं। तो उस हिसाब से आपको पीओई मतलब पावर ओवर इथरनेट का मतलब ये होता है कि आपको पावर भी स्विच से मिले और इथरनेट भी स्विच से मिले। नॉन पीओई का मतलब ये होता है कि आपको पावर नहीं मिलेगा स्विच से, सिर्फ आपको इथरनेट कनेक्शन मिलेगा। तो अगर आपने गलती से सारे नॉन पीओई स्विच मंगा दिया, तब तो आपका सीसीटीवी, फोन और एपी तो चलेंगे ही नहीं। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि पीओई कितने बनाने हैं, नॉन पीओई कितने स्विच मंगाने हैं। फिर आपको आपको मॉडल ऑफ राउटर कौन सा लगाना है।
ठीक है, कि भाई ASR लगाना है, ISR लगाना है, SD-WAN लगाना है, कैसा आप सर्विसेज चाहते हो, कैसे आपकी पूरी साइट हायरार्की होगी, तो ये सब आपकी फैब्रिक कैपेसिटी प्लानिंग में आती है। तो आर्किटेक्चर या नेटवर्क डिजाइनर क्या करता है कि आपकी पूरी क्रोनोलॉजी को समझता है। समझने के बाद अगर 1000 यूजर हैं तो मेरे को कौन सा स्विच खरीदना है, 9K खरीदना है या नॉर्मल मेरे को 3750 खरीदना है या कोई और मॉडल का 6500 सीरीज का स्विच खरीदना है, तो वो बताएगा। और कितनी स्विच करना है, क्योंकि एक स्विच अगर नॉर्मल खरीदने जाते हैं तो 24 पोर्ट का मिलता है या 48 पोर्ट का मिलता है या 96 पोर्ट का मिलता है, तो इसी हिसाब से आपको कितनी स्विच की जरूरत है वो कैलकुलेट करेगा। और फ्यूचर एक्सपेंशन क्या आपका होगा, कि मान लेते हैं कि चलो आप आज 1000 की बात कर रहे हो, तो आज ने 1000 के हिसाब से आपने अपनी कंपनी बिल्ड कर ली, बट फ्यूचर का एक्सपेंशन क्या है, मान लीजिए आप एक साल में आप कहाँ देखते हो अपने आप को, तो मैं बोलता हूँ कि 500 प्लस करना है, तो क्या आप दोबारा रीबिल्ड करोगे एक साल बाद अपनी कंपनी को? नहीं। तो आपको उस फ्यूचर एक्सपेंशन का भी ध्यान रखते हुए यू जस्ट हैव टू बी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द डिवाइसेस, जो भी डिवाइसेस है उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, देन यू आर गुड टू स्टार्ट विद द फ्यूचर एक्सपेंशन एज वेल। तो वो सारी चीज ध्यान रखकर आपको बैंडविथ कितनी कैपेसिटी की चाहिए, आपको राउटर कितने कैपेसिटी की चाहिए, आपका स्विच कितने नंबर कौन सा मॉडल चाहिए, और सर्वर्स कितने चाहिए आपको, आपको कितने फायरवॉल्स चाहिए, वो सारे आपका फैब्रिक कैपेसिटी प्लानिंग में होता है। फैब्रिक का मतलब कि इंटायर आपका नेटवर्क टोपोलॉजी जो बनेगा आपकी कंपनी में, वो सब चीजें आपको फैब्रिक कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर ही आती है। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक है हमारा, छोटा सा अंडरस्टैंडिंग है कि आपको समझना है, एक्सप्लेन द डिफरेंट बिटवीन द प्रिंसिपल डिजाइन एंड यूज इन द एंटरप्राइज नेटवर्क। इसमें आपको दो छोटे छोटे स्मॉल टॉपिक हैं, टायर 2 टायर 3 एंड द फैब्रिक कैपेसिटी प्लानिंग। तो आई थिंक आप लोग ये चीज समझ में आ गई कि फैब्रिक कैपेसिटी प्लानिंग करने जाओ तो आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, और टायर 2 टायर 3 के नेटवर्क के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। नाउ इट्स योर टर्न, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि थोड़ा गला मेरा खराब है, सो आई कैन नॉट कंटिन्यू लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन। तो आप लोग मुझे बताओ कि कोई क्वेश्चन है तो आई विल टेक, देन विल रैप अप द सेशन फॉर टुडे। ऑल गुड, किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है? सर, हाँ इसके बताइए। लोग ईवीएनजी में स्टैकिंग कर सकते हैं क्या? ईवीएनजी में स्टैकिंग नहीं हो सकता है, ईवीएनजी में स्टैकिंग नहीं हो सकता। हाँ, लैब पार्ट तो बताना भूल ही गया, ईवीएनजी में स्टैकिंग नहीं हो सकता है। सो आपको स्टैकिंग के लिए एक्चुअल आपका रियल स्विच चाहिए। ईवीएनजी में स्टैकिंग नहीं हो सकता है, स्टैकेबल मतलब मैंने तो नहीं किया है कभी भी। सो मतलब उसमें स्टैक केबल कैसे लगाओगे फिर आप, आई नहीं थिंक। नहीं नहीं आता, मुझे लगा कोई टेक्निक। हाँ नहीं नहीं नहीं, स्टैक स्टैक नहीं कर सकते हैं आप, ईवीएनजी में स्टैक नहीं कर सकते हैं। एंड तो सेकंड सर, मेरा था वीएसएस कर सकते हैं क्या? वीएसएस का वो वीएसएस भी 65,000 स्विच का चाहिए, उसकी इमेज अवेलेबल नहीं है। नेक्सस है बस, वीएस का नहीं है। वीएसएस आपको सिर्फ एक ही मॉडल, दो मॉडल स्विच सपोर्ट करते हैं, एक 65,000 और एक 45,000, 96 दोनों। 96 मीटर। 96 में आपका वर्चुअल स्टेक वाइज स्विच सपोर्ट करता है, वीएसएस नहीं सपोर्ट करता है। वीएसएस नहीं करता है? अच्छा अच्छा। 96 में वर्चुअल स्टेक वाइज स्विच है वो, हम्म, 96 जो है वर्चुअल स्टेक वाइज स्विच है वो। अच्छा। हाँ, 65 वो में किया। हाँ, सिक्स वीएसएस सिर्फ दो ही स्विच सपोर्ट करते हैं, वो आपका 65 है और 4500 है। बाकी जितने भी स्विच आते हैं 9 के सीरीज कहते हैं, वो वर्चुअल स्टेक वाइज स्विच बोलते हैं उसको। ठीक अच्छा। है, तो एक तरह पहले हमारा जो स्विचिंग होती थी तो उसमें क्या होता था कि आपका, इसको क्या हुआ, एक सेकंड मुझे दो। पहले जो स्विच होता था तो हम हमारे पास स्टैकेबल स्विच होते थे, तो जहाँ पे हम फिजिकल स्विच यूज करके हम स्विचेस को स्टैक कर देते ताकि हमें नंबर ऑफ पोर्ट ज्यादा मिल जाए। लेकिन अब हमारा जो स्विच आ रहा है उसी को वर्चुअली स्टैक वाइज स्विच हम बोलते हैं। तो आप लोग के बहुत सारे लैब्स भी मैं दिखाता हूँ एक बार, जब CCNP की आप करोगे तो इसमें बहुत सारी लैब मैंने पहले से इसमें कर रखा है टाइट, और आप लोग क्रिएट कर सकते हो लैब, आप लोग को एक्सेस मिल जाएगा। तो आप लोग आराम से स्विचिंग राउटिंग की जो भी हम करेंगे, ACLs की लैब करेंगे जैसे, और भी हम जैसे WLC की लैब हम ट्राई करेंगे करने के लिए। ऐसे लैब करने की जरूरत है नहीं, पिंग ट्रेस का भी लैब हमारे पास है, तो यहाँ से हम लैब एक्सेस करके लैब बना सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि हमारे पास फिजिकल स्विचेस होते थे 3700 सीरीज के, 3750 सीरीज के स्विचेस होते थे। तो ये इसमें क्या होता था कि एक के ऊपर स्विच हम एक रखते थे, जैसे एक स्विच ये हो गया, एक स्विच ये हो गया, एक, अब इनका स्टैक बनाना था इसमें ना, स्टैक पोर्ट्स सब में। तो इसमें होता क्या था कि इसका पोर्ट इससे कनेक्ट कर दिया,
ठीक है, इसका पोर्ट इससे कनेक्ट कर दिया और इसका पोर्ट इससे, तो इसको बोलते थे फुल डुप्लेक्स। इसमें क्या होता था कि पूरी बैक प्लेन से स्विच आपका 1 हो गया, ये स्विच 2 हो गया, ये स्विच 3 हो गया, तो आपका लॉजिकली मैनेजमेंट इंटरफेस मैनेजमेंट इंटरफेस की जो आईपी होगी सिंगल होगी, लेकिन इनके डेटा प्लेन्स अलग अलग हो गए, मतलब इनके पोर्ट्स, इसका पोर्ट इस पे है जिसपे आप मल्टीपल पीसी कनेक्ट कर सकते हो, इसका पोर्ट इस पे है जिसपे मल्टीपल पीसी कनेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से स्विचिंग हम फिजिकल स्टैक करते थे। अब इसी के जितने भी 9 के स्विच आ रहे हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास वर्चुअल स्टैक का कॉन्सेप्ट आ गया। स्टैक की जगह वर्चुअल स्टैक का कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, बट दे आर गोइंग टू वर्चुअली मेक द स्टैकेबल स्विच। उसमें भी एक स्विच दूसरे स्विच से कनेक्ट होता है स्टैक केबल के थ्रू, बट उसको वर्चुअल स्टैक स्विच बोलते हैं, और उससे हम बना सकते थे। लेकिन जो VSS होता था, इसके हम वर्चुअल स्विच सिस्टम जिसको बोलते थे, स्विचिंग सिस्टम, इसमें हमारे पास 2 मॉडल थे। एक हमारे पास 4500 था सिर्फ, और एक हमारे पास 6500। यही 2 मॉडल पे सिर्फ सपोर्ट करता था, और इसकी भी लिमिटेशन थी कि आप सिर्फ 2 ही स्विच, ओनली 2 स्विच यू कैन यू नो मर्ज टुगेदर एज ए VSS। 2 से ज्यादा नहीं कर सकते थे, लेकिन स्टैक में आप मल्टीपल कर सकते हो। तो इसलिए आजकल हम वर्चुअल स्टैकिंग वाला ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ द VSS। ठीक है, जो 99 के जो हमारा कटली स्विच आया उस पर हमारा यूज होता है। और कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में? ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू, जस्ट टेक एज लाइक ब्रीफ सेशन फॉर टुडे। विल स्टार्ट, ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। ठीक है, कि हम अब कल से जब करेंगे तो विल स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने एक छोटा सा टीयर 2 टीयर 3 समझा, विल ट्राई टू रिकैप टुमारो अगेन। फिर मैं आपको HSRP की पूरी डीप डाइव कराऊंगा, ठीक है, और फिर वायरलेस के कॉन्सेप्ट, मतलब आपको समझना पड़ेगा कि अब जैसे ये डिफरेंस बिटवीन द ऑन प्रेमिसेस एंड द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट, ये क्या होता है, तो ये सारी चीजें मैं आप लोग को बताऊंगा, जिससे आप लोग एक अच्छा सा बेस कॉन्सेप्ट समझ आता है। फिर हम SD-WAN के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं आई एम द SD-WAN इंस्ट्रक्टर एज वेल, सो मुझे बड़ा मजा आता है SD-WAN के बारे में बात करना। सो विल डिस्कस अबाउट SD-WAN कंपोनेंट क्या होते हैं, कैसे चलते हैं, तो एक एक करके हम धीरे धीरे आप लोग को चीजें को स्टार्ट करेंगे और विल ट्राई टू फिनिश इट। ओके, so I hope it's good for today. Okay, see you again in the next session. All right guys, thank you. Thank you. Thank you, bye. थैंक यू सर। Thank you, bye.